हाय गाइस। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि चैनल पे स्ट्राइक आ गई थी और काफ़ी कुछ चल रहा था। मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जिसने भी इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सुबह सुबह हम रेंतारो को देखते हैं जिसका मुंह तो देखने लायक है, पर आज उसे पता चला है कि आज तो सैटरडे है और आज ही वागुरी ने उसे पढ़ने के लिए बुलाया है। लौंडा झटपट तैयार होकर वागुरी से मिलने के लिए निकल पड़ता है ट्रेन के अंदर। रेंतारो काफी नर्वस होता है और फिर वो बाहर के नज़ारे को देखता है और खुद से ही बोलता है, ये नज़ारा कितना खूबसूरत है। पता नहीं मैं ये कितनी बार देख चुका हूँ, लेकिन आज आज मुझे दुनिया कुछ अलग लग रही है। अब वो स्टेशन से बाहर आ जाता है और आते ही वो देखता है वागुरी को, और वागुरी हमेशा की तरह ही काफी क्यूट और प्यारी लग रही होती है। रेंतारो वागुरी से माफी मांगता है, बोलता है कि माफ करना कि तुम्हें मेरी वजह से वेट करना पड़ा। वागुरी बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ही थोड़ा जल्दी आ गई थी। और वो हंसने लग जाती है और वागुरी को देखकर रेंतारो सोचता है, क्या ये हमेशा से ही इतनी क्यूट लगती है। और इसके बाद तो ये लोग सबसे पहले जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, जहां हमारी फूडी वागुरी खाना चालू कर देती है और खाते हुए वो हमेशा ही काफी खुश लगती है। वागुरी कहती है कि पता है, मैं इस रेस्टोरेंट में हमेशा से ही आना चाहती थी क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट कैफे है, और उससे भी जरूरी बात, यहाँ का खाना वो तो एकदम बेस्ट है। और तब रेंतारो बोलता है मन में, अरे हाँ, मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ। वागुरी को खाना खाना बहुत पसंद है। खाना पीना लपेटने के बाद वागुरी बोलती है कि अब हमारा पेट भर चुका है तो चलो पढ़ाई करते हैं। और रेंतारो भी इसके लिए काफी सीरियस लग रहा होता है। आगे कुछ समझाते वक्त वागुरी रेंतारो के काफी करीब आ जाती है। दोनों आपस में काफी करीब आ जाते हैं और जैसे ही ये दोनों इस चीज को नोटिस करते हैं झट से दूर हो जाते हैं। वागुरी इस चीज के लिए माफी मांगती है और साथ ही बोलती है कि मैं जानबूझकर नहीं आई थी। रेंतारो बोलता है कि कोई बात नहीं, सब सही है। मगर रेंतारो फोकस नहीं कर पा रहा था और उसका दिल काफी जोरों से धड़क रहा था। वागुरी रेंतारो से पूछती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम इस बार किसी भी हाल में फेल नहीं हो सकते, क्या मैं इसका रीजन तुमसे पूछ सकती हूँ। रेंतारो से बताता है कि हमारे स्कूल में स्पोर्ट डे आने वाला है, लेकिन अगर मिड टर्म में मैं फेल हो गया तो मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, और मुझे बस ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टिसिपेट करूंगा तो मैं सबसे ज्यादा खुश रहूंगा। वो एकदम से वागुरी से बोलता है कि मुझे माफ करना, पता नहीं ये शायद एक स्टूपिड रीजन है। पर वागुरी बोलती है कि नहीं नहीं, बल्कि ये तो बहुत कमाल का रीजन है। स्पोर्ट डे नाम सुनकर ही लगता है कि इसमें काफी मजा आने वाला है और काफी अच्छी अच्छी एक्टिविटी होने वाली है। ये सुन रेंतारो सोचता है, वागुरी सच में काफी अच्छी है, वो किसी को भी कभी जज नहीं करती। वागुरी आगे बोलती है, और मुझे लगता है कि तुम तो अपने दोस्तों से प्यार करती हो। लौंडे का प्यार सुनकर रेंतारो खास देता है और बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो, तुम ये बोल सकती हो कि मैं उन्हें काफी पसंद करता हूँ। लेकिन तब वागुरी बोलती है कि मैं भी अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती हूँ और वो सभी काफी कमाल के हैं, और खास करके सुबारू। तुम्हें पता है हम दोनों बचपन से दोस्त हैं। लोग अक्सर उसे समझने में गलतियां कर देते हैं, पर वो दिल की काफी अच्छी है। वो बस अपने पास्ट की वजह से लड़कों को पसंद नहीं करती। और उस दिन जब तुमने सुबारू को जज नहीं किया था वो मुझे काफी अच्छा लगा था, और इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इन सभी बातों के बाद ये दोनों दोबारा पढ़ना चालू कर देते हैं और अब पढ़कर शाम को दोनों ही घर जाने वाले होते हैं। लेकिन जाते हुए वागुरी रेंतारो को एक नोटबुक देती है जिसके अंदर रेंतारो के लिए मिड टर्म के एग्जाम के सारे टाइम टेबल लिखे होते हैं, और ये वागुरी ने अपने हाथों से बनाए हैं। रेंतारो ये देखकर शौक होता है और बोलता है कि तुम्हें खुद के लिए ही पढ़ना था, पर तुमने ये मेरे लिए बनाया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वागुरी कहती है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और मैं सच में चाहती हूँ कि तुम इस बार पास हो जाओ, और हाँ, स्पोर्ट फेस्टिवल में जो कुछ भी हो मुझे इसके बारे में सब जानना है। रेंतारो इससे काफी भावनाओं में बह जाता है और जैसे ही वागुरी जाने लगती है तो एक बार और वागुरी को शुक्रिया बोलता है। अब वागुरी गुड लक बोलकर चली जाती है और रेंतारो सोचता है इस बार एग्जाम में मैं फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि वागुरी ने मेरे लिए काफी मेहनत करी है। इसी मोटिवेशन के साथ वो एक कदम आगे बढ़ाता ही है कि पीछे से कोई उसका बैग पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि ये सुबारू होती है जो कि उससे कुछ बात करना चाहती है। और अब ये दोनों उसी कैफे के अंदर होते हैं और कॉफी पी रहे होते हैं, लेकिन रेंतारो सोचता है कि काफी देर हो गई है, इसने कुछ बोला नहीं। लेकिन अब सुबारू बोलती है कि रेंतारो, क्या तुम वागुरी की बॉयफ्रेंड हो? और ये सुनकर रेंतारो के हाथ से कॉफी गिर जाती है और उसका हाथ जल जाता है, पर तब से बारू उसे अपना रुमाल देती है और ये देखकर रेंतारो काफी शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्या ये मेरे से नफरत नहीं करती। सुबारू कर और बोलती है कि रेंतारो, क्या तुम वागुरी के बॉयफ्रेंड हो? रेंतारो मना करता है, बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो सुबारू पूछती है, तो फिर आखिर तुम दोनों का रिश्ता क्या है, तुम्हारा रिलेशन क्या है? और इस पर रेंतारो काफी ज्यादा ही सोचने लग जाता है कि क्या वो मेरी एक दोस्त है या वो सिर्फ मेरी कस्टमर है। सुबारू उससे आगे पूछती है कि क्या तुम उसे बस थोड़े समय से ही जानते हो? रेंतारो इस पर हाँ करता है और तब सुबारू बोलती है कि ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम उससे बात करना बंद कर दो। रेंतारो बोलता है कि क्या इसका रीजन ये है क्योंकि मैं चिदोरी स्कूल से हूँ? सुबारू बोलती है हाँ बिल्कुल। रेंतारो बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि चिदोरी स्कूल और क्यारो स्कूल में बहुत राइवलरी है, लेकिन वागुरी और मेरा मैटर काफी पर्सनल है और हम दोनों के बीच में वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। सुबारू बोलती है मैं समझती हूँ तुम क्या कह रहे हो और मेरे हिसाब से तुम काफी अच्छे इंसान हो क्योंकि लाइब्रेरी के बाहर उस दिन भी तुमने हमें ही बचाया
बताया और हमें ही सपोर्ट भी किया। लेकिन ये भी सच है कि मैं चिदोरी और आदमी उससे नफरत करती हूँ। जब मैंने वागुरी को तुम्हारे साथ देखा मैं काफी पैनिक कर गई थी, लेकिन अगर मेरे अलावा कोई भी वागुरी को तुम्हारे साथ देखता तो ये वागुरी के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती, क्योंकि क्योंकि स्कूल के स्टूडेंट जितना चिदोरी स्कूल से नफरत करते हैं उससे भी ज्यादा वहाँ के टीचर चिदोरी स्कूल से नफरत करते हैं। और शायद तुम ये बात जानते होगे कि वागुरी बस एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है, तो न जाने उसके साथ क्या होगा जब ये सबको पता चल जाएगा। ये सुनकर रिंतारो सुबारू से पूछता है कि तुम वागुरी की इतनी ज्यादा चिंता क्यों करती हो। तभी यहाँ पर एक लड़का खेल रहा होता है और गिर जाता है, तब सुबारू से जल्दी से उठाती है। ये बच्चा उठने के बाद सबसे पहले सुबारू का शुक्रिया बोलता है और उसके बालों की तारीफ करता है और बोलता है कि ये काफी कमाल है, और वो बच्चा शुक्रिया बोलकर अपनी माँ के साथ यहाँ से चला जाता है। सुबारू रिंतारो से बोलती है, जब मैं छोटी थी तब वागुरी ने यही सेम बात मेरे से बोली थी कि मेरे बाल काफी अच्छे हैं। फिर वो रिंतारो को अपना पास्ट बताती है कि बचपन में सारे लड़के सुबारू को उसके बाल की वजह से काफी बुली किया करते थे, लेकिन तब वागुरी ने सुबारू को प्रोटेक्ट किया और उससे कहा कि तुम्हारे बाल काफी खूबसूरत हैं, और तब से ही वो सुबारू के लिए एक हीरो बन गई। ये सब बताते हुए काफी इमोशनल हो जाती है और रिंतारो से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम वागुरी से मिलना बंद कर दो, क्योंकि ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि उसने क्योंकि स्कूल में आने में कितनी मेहनत करी है, और मैं ये नहीं चाहती कि वो उस चीज को खो दे जिसके लिए उसने इतनी मेहनत करी हो। और हालांकि मैं ये तक नहीं जानती कि मैं जो भी कर रही हूँ वो सही है या गलत, और हो सकता है कि हमारे बीच की ये बात जानने के बाद वागुरी मेरे से बात भी ना करे और नफरत करने लग जाए, पर मेरे लिए बस उसकी खुशी को प्रोटेक्ट करना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, और बस इसलिए प्लीज प्लीज तुम उससे मिलना और बात करना बंद कर दो। इसकी बातों को सुनकर रिंतारो याद करता है कि क्योंकि स्कूल और चिदोरी स्कूल में कितनी बड़ी राइवलरी है, वो हमसे नफरत करते हैं। साथ ही वो ये भी रियलाइज करता है कि सुबारू वागुरी काफी फिक्र करती है, लेकिन आखिर में उसे वागुरी की बात याद आती है जहाँ वो बोलती है कि मुझे क्योंकि और चिदोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हें जानना चाहती हूँ बहुत अच्छे से रिंतारो। और बस इसी बात को लेकर रिंतारो अब सुबारू से बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन जो तुम ये कह रही हो मैं नहीं कर सकता। ये सुनकर सुबारू को काफी बुरा लगता है और बोलती है कि तुम्हें मिलने के बाद मैं ये जान ही चुकी हूँ कि तुम इसके लिए मना ही करोगे। अब रिंतारो यहाँ से जा चुका होता है, वो मेट्रो के अंदर बैठा होता है, पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मन में सिर्फ सुबारू के साथ जो भी बातचीत हुई वही चल रही होती है। इस वजह से वो काफी इरिटेट और फ्रस्ट्रेट लग रहा होता है। और रिंतारो को ऐसा देखकर मेट्रो में दो लड़कों को काफी डर लग रहा होता है, उन्हें लग रहा होता है कि ये हमारी वजह से कहीं इरिटेट तो नहीं हो रहा। रिंतारो मन में बस सुबारू के बारे में सोचे जा रहा होता है कि वो काफी अच्छी लड़की है, वो किसी और की खुशी के बारे में काफी ज्यादा सोचती है। तभी अगले स्टेशन पर दो लड़कियां ट्रेन में चढ़ती हैं, और ये वही लड़कियां होती हैं जिन्हें रिंतारो ने अपना बेंच दिया था पढ़ने वाला। रिंतारो के बगल में दो सीट खाली होती है, पर वो लड़कियां रिंतारो से डरकर शायद बैठ नहीं रही होती, तो रिंतारो इस बात को समझ जाता है और सीट से उठकर जाने लगता है। पर तब वो दो लड़कियां रिंतारो को रोक कर उसका शुक्रिया बोलती हैं, लेकिन रिंतारो इन्हें पहचान ही नहीं पाता। फिर वो लड़कियां उसे याद दिलाती हैं, उनके बताने पर रिंतारो को याद आ जाता है। तब रिंतारो उनसे बोलता है कि तो क्या उस दिन तुमने अच्छे से पढ़ाई करी थी, और ये सुनकर वो दोनों लड़कियां डर जाती हैं। पर उनमें से एक लड़की बोलती है कि हाँ, उस दिन हमने काफी अच्छे से पढ़ाई करी थी, जिस पर रिंतारो बोलता है कि ये सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा। ऐसा बोलकर रिंतारो आगे जाने लगता है और लड़कियां सोचती है कि ये दिल का काफी अच्छा है। अब रिंतारो उन दोनों लड़कियों के बारे में सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे इस चीज के लिए शुक्रिया भी बोलेंगी, वो दोनों काफी अच्छी हैं। शुक्रिया से उसे याद आता है कि कैसे वागुरी उसे हर छोटी चीज के लिए शुक्रिया बोलती है, और अब वो सोचता है कि कहीं मेरी वजह से उसे कोई दिक्कत ना हो जाए, और इसे लगता है कि कहीं ना कहीं सुबारू जो बोली उसने एकदम सच बोला। और इन सब चीजों को याद करते हुए वो काफी उदास होने लगता है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ चिदोरी स्कूल में रिंतारो के टीचर सभी से बोलते हैं कि ओसामे और रिंतारो पास हो चुके हैं, और वही बस इन दोनों के पास होने से ही पूरी क्लास सेलिब्रेट करने लगती है और सोचती है कि काश इस बार तो हम लोग स्पोर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यहाँ सारे स्टूडेंट पहले तो इन सब चीजों को सेलिब्रेट करते हैं और फिर साको को सारा क्रेडिट देते हैं इन दोनों के पास होने का। रिंतारो अपने 59 मार्क्स देखकर काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है। वो सोचता है कि क्यों ना ये बात वागुरी को बताई जाए, लेकिन तब उसे सुबारू की कई बातें याद आ जाती हैं। अब वो खुद को रोक लेता है और थोड़ा अपसेट भी हो जाता है। पूरी क्लास मजे कर रही होती है और इस चक्कर में वो लोग रिंतारो का बैग नीचे गिरा देते हैं। साकू जल्दी से बैग उठाने लग जाता है और तभी साकू को रिंतारो की नोटबुक के अंदर एक नोट मिलता है जो कि वागुरी का होता है। नोट में वागुरी ने रिंतारो को गुड लक कहा है, और ये सब देखकर वो काफी शॉक हो जाता है, और अब वो सीधा रिंतारो से वागुरी के बारे में पूछता है। साकू के पूछने पर कि आखिर ये क्या है, रिंतारो कोई जवाब नहीं देता। अब जैसे ही हाथों नोटबुक उठाकर वागुरी का वो नोट देखता है, रिंतारो उससे कॉपी ही छीन लेता है, और ये देखकर उसके फ्रेंड्स काफी शॉक हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर रिंतारो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से रिंतारो ऐसा था ही नहीं। साकू रिंतारो से पूछता है कि क्या ये वही लड़की है जो उस दिन लाइब्रेरी के बाहर थी, पर तुमने तो हमसे कहा था कि उस दिन तुम उससे माफी मांगने गए थे। मुझे उस दिन भी अजीब लग रहा था और आज भी तुम हमसे कुछ न कुछ जरूर छुपा रहे हो। लेकिन अब भी रिंतारो साकू की इस बात का कोई जवाब
जवाब नहीं देता। साकू बोलता है कि क्या तुम अब भी हमें कुछ नहीं बताना चाहते? आखिर तुम हमसे क्या छिपा रहे हो? क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है हमें बताने के लिए? क्लास के सारे बच्चे इन्हें ही देख रहे थे। पूरी क्लास शांत हो चुकी थी। रेंतारो साकू से बोलता है, मुझे माफ करना, पर इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता। ये बात सुनकर ओसामी और हयातो काफी हैरान हो जाते हैं और साकू को इस बात का काफी ज्यादा बुरा लगता है। और अब घर पहुंचते ही रेंतारो अपने और दोस्तों के बीच में ही जो भी बातें होती हैं उनको याद कर बुरा फील कर रहा होता है। पर फिर वो सोचता है कि उसे कम से कम वागुरी के उस नोट का थैंक यू तो करना ही चाहिए। तो वो वागुरी को मैसेज करता है। वो लिखता है कि मैं सारे सब्जेक्ट में पास हो चुका हूँ और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है, थैंक यू। ये सुनकर वागुरी काफी खुश हो जाती है और वो रेंतारो को मैसेज करती है कि तुम्हें स्पोर्ट फेस्टिवल में जाना चाहिए। तभी रेंतारो को सुबारू की बात याद आ जाती है कि अगर वागुरी रेंतारो के साथ रही तो काफी प्रॉब्लम में पड़ सकती है। इसलिए वो वागुरी के मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करता। लेकिन यहाँ वागुरी इस बात से खुश हो रही होती है कि कम से कम रेंतारो ने उसका मैसेज पढ़ तो लिया है। अगले दिन स्कूल में ओसामी और अयातो काफी परेशान होते हैं क्योंकि यहाँ पर रेंतारो और साकू आपस में बात नहीं कर रहे हैं। ओसामी उन दोनों को मिलाने की बहुत कोशिश करता है। वो स्कूल के बाद बाहर प्रैक्टिस करने के लिए भी कहता है लेकिन दोनों ही उसे मना कर देते हैं और इस बात से ओसामी काफी अपसेट हो जाता है। और इसके बाद रेंतारो और साकू अकेले अकेले अपने घर निकल जाते हैं। और यहाँ जब साकू अपने घर पहुँचने वाला होता है तभी उसके दोनों दोस्त आकर उसे पकड़ लेते हैं। ओसामी बोलता है कि चलो तुम्हारे घर चलते तक हम बात करते हैं। लेकिन साकू बोलता है कि बात करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। जिस पे आतो बोलता है कि क्या तुम श्योर हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि बात करने वाली कोई बात नहीं है? साकू गुस्से में आगे चलने लगता है और वो बोलता है कि बस अभी मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है तो मुझे अकेला छोड़ दो। आतो बोलता है, साकू क्या तुम इस बात से नाराज होगी? रेंतारो किसी क्यों कहा लड़की के साथ इन्वॉल्व है? साकू बोलता है, नहीं, मुझे गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि उसे हम पर भरोसा नहीं है। आखिर वो हमसे ये सब कुछ छुपा कैसे सकता है? और जबकि मैं तो उसकी वजह से ही छिदोरी में अच्छे से फिट हो पाया हूँ और अगर कोई बात है तो मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। ओसाई बोलता है कि हाँ, वैसे रेंतारो बंदा काफी मस्त है, वो अनजाने में ही काफी सारे लोगों की मदद कर देता है। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि रेंतारो को भी नहीं पता होगा कि तुम कैसा फील कर रहे हो, पर ये बातें मत भूलो कि हम ही वो इंसान है जो जानते हैं कि रेंतारो सच में काफी अच्छा है। अब तो बोलता है कि साकू शायद तुमने ये नोटिस नहीं किया होगा, क्लास में उसने हमें मना कर ये अपनी पहली बात जनरल फीलिंग हमें बताई है। तुम्हारा तो नहीं पता पर ये सुनकर मैं काफी खुश हुआ था और जब तक वो हमें बात नहीं बताता है हमें पूरी बात का पता ही नहीं चलेगा। पर मुझे यकीन है कि रेंतारो किसी न किसी दिन हमें सब कुछ सच बता ही देगा। और यही सारी बातें सुनकर साकू का गुस्सा काफी हद तक शांत हो जाता है। जिसके बाद ये तीनों चले जाते हैं। इसके बाद हम रेंतारो को अपनी शॉप के अंदर देखते हैं। रेंतारो की मदर को लग रहा होता है कि रेंतारो के साथ कुछ तो हुआ है, लेकिन वो उनके हर बार बोलने पर सारी बातें टाल दे रहा था। अब वो बोलती है कि तुम्हारा मूड क्या तुम्हारे एग्जाम में फेल होने की वजह से है? पर रेंतारो बोलता है कि मैं पास हो चुका हूँ। और ये सुनकर तो उसकी मम्मी एकदम शॉक हो जाती है। भाई ने भरोसा ही नहीं है कि अपने बेटे पे जरा सा भी। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा होता। वो बोलती है कि क्या तुमने कोई चीटिंग करी है? रेंतारो बोलता है कम से कम अपने बेटे पे थोड़ा तो विश्वास करो। तभी शॉप में वागुरी आ जाती है और उसको देखकर रेंतारो काउंटर के नीचे छुपने लगता है। वागुरी रेंतारो की मदर को बताती है कि उसके मिड टर्म में काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं और इसीलिए वो खुद को ही ट्रीट दे रही है। यह रेंतारो की मदर रेंतारो को वागुरी के बारे में बताने वाली होती है, पर रेंतारो अपनी मदर को चुप रहने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी मदर उसे उठा देती है और जो देख कर वागुरी हैरान हो जाती है। उसकी मदर बताती है कि ये भी मिड टर्म एग्जाम में पास हो चुका है। पर अब उसकी मदर देखती है कि रेंतारो किसी बात को लेकर परेशान है, इसीलिए वो किचन में जाते हुए रेंतारो से बोलती है कि वागुरी का ऑर्डर ले लेना। वागुरी हाई फाई करने के लिए अपने हाथ ऊपर करती है, लेकिन रेंतारो पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो वागुरी बताती है कि तुम मिड टर्म एग्जाम में पास हो चुके हो तो मुझे लगा कि हम ये तो कर ही सकते हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? अब तुम मिड टर्म एग्जाम में पास हो चुके हो, जिस वजह से अब तुम स्पोर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और स्पोर्ट फेस्टिवल का सुनते ही रेंतारो को याद आता है कि उसकी और उसके दोस्तों के बीच में थोड़ी दिक्कत चल रही है, लेकिन फिर भी वो वागुरी के साथ हाई फाई कर लेता है। इसके बाद वो वागुरी को उसका ऑर्डर देता है, लेकिन वागुरी नोटिस करती है कि रेंतारो कुछ परेशान है। वो बोलती है कि अगर तुम परेशान हो तो तुम्हें बहुत सारा खाना खाना चाहिए। हम ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं और मैं ब्रेकफास्ट में ही बहुत सारा खाती हूँ और जब मैं खाना खाती हूँ तो बहुत सारा खाती हूँ। और यही सारी बातें बोलते हो वो इतनी कंफ्यूज हो जाती है कि उसे याद ही नहीं रहता कि उसे आखिर में बोलना क्या है। और ये सीन काफी फनी हो जाता है। उसको कंफ्यूज होता देखकर रेंतारो हंसने लग जाता है और उसको हंसता देखकर वागुरी को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद वागुरी स्टेशन के लिए निकल जाती है। यहाँ पर रेंतारो सोचता है कि मैं इतना परेशान था, लेकिन इससे बात कर कर सब कुछ क्लियर हो चुका है। मैं जब भी वागुरी से बात करता हूँ मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। हालांकि जब सुबारू ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं वागुरी से बात ना करूं, तब मुझे उसकी बात में लॉजिक तो नजर आ रहा था, पर तब भी मैंने उसे मना कर दिया था। और ये सच है कि वागुरी सच में काफी कमाल की लड़की है और अब मैं शायद उसके लिए कुछ अलग फील कर रहा हूँ, लेकिन जो भी ये फीलिंग है मैं उन्हें अपने शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर ये क्या हो रहा है? लॉन्डे को प्यार हो गया है। अब रेंतारो वागुरी का मैसेज पढ़ता है और अपने फोन को छाती से लाकर नीचे बैठ जाता है। दोस्तों वागुरी स्टेशन में खड़ी होते हुए रेंतारो के बारे में सोचकर शर्मा रही होती है। उसे रेंतारो को हंसता देखकर काफी अच्छा फील हुआ था और
यही सोचकर वो काफी खुश हो रही थी। हालांकि उसने नोटिस किया था कि रिंतारो किसी बात को लेकर काफी परेशान है। अब वागुरी रिंतारो अपनी पुरानी चैट पढ़ने लग जाती है और तभी उसको एक मैसेज आता है और यह रिंतारो जैसे ही शॉप बंद कर घर में आता है तो देखता है कि उसकी मदर ने काफी सारा अच्छा खाना बनाया है। और रिंतारो के पूछने में उसकी मदर बताती है कि ये सेलिब्रेशन है कि तुमने मिड एग्जाम में पास कर लिया है। हालांकि उन्हें इस बात पर अभी भरोसा नहीं हो रहा कि उनका लड़का 59 मार्क्स ला सकता है। ये देखकर रिंतारो उनको अपनी मार्कशीट लाकर दिखा देता है और उसकी मार्कशीट देखकर उसकी मदर थोड़ी इमोशनल हो जाती है। उसकी मदर बोलती है कि मैं सच में काफी खुश हूँ। रिंतारो बोलता है कि ये इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है। उसकी मदर बोलती है कि हाँ ये हो सकता है, पर जब से तुम छोटे हो तुमने अपनी हर एक चीज को लेकर गिव अप कर दिया है, पर तुमने इस पर गिव अप नहीं करा। और मुझे नहीं पता कि तुमने अचानक से इतना पढ़ना क्यों करा और इतनी मेहनत क्यों करी, पर मुझे लगता है कि अभी भी तुम किसी बात को लेकर परेशान हो। रिंतारो बोलता है कि आखिर आपको ये सब कुछ पता कैसे चलता है। उसकी मदर कहती है कि चिंता मत करो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं पूछने वाली। रिंतारो सोचता है कि इन्हें सब कुछ मेरे बारे में पता कैसे चल जाता है। यहाँ उसकी मदर कहती है कि हालांकि पिछली बार जब तुमने खुद को पंच मारा था तो मैं थोड़ी परेशान हो गई थी, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा था और उसके बाद मुझे तुम्हारी बिल्कुल चिंता नहीं हुई। रिंतारो पूछता है कि आखिर आपको इस बात पर कैसे भरोसा था। और उसकी मदर बोलती है क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा ऐसा इंसान नहीं है जो जहाँ माफी मांगनी हो वहाँ माफी ना मांगे। हालांकि कभी कभार तुम काफी ज्यादा परेशान हो जाते हो, लेकिन मुझे इस बात पर भरोसा है कि तुम ये फैसला कर सकते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ वागुरी सुबारू का मैसेज पढ़कर उससे मिलने पहुंच चुकी होती है और सुबारू ने वागुरी को उसी जगह पर मिलने के लिए बुलाया है जहाँ पर बचपन में वो लोग साथ में खेला करते थे। वागुरी पूछती है तो बताओ सुबारू आखिर तुमने मुझे यहाँ बात करने के लिए क्यों बुलाया है। सुबारू बोलती है मैंने यहाँ पर तुम्हें रिंतारो के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। और ये सुनकर वागुरी एकदम हैरान हो जाती है। रेंतारो का नाम सुनते ही वागुरी स्माइल करने लग जाती है और सुबारू बोलती है कि मुझे ये बात तुमसे अभी बोलनी थी और ये मैं तुमसे स्कूल में नहीं कर सकती थी। वो बताती है कि कुछ दिनों पहले मैं रेंतारो से मिली थी और मैंने उससे बातें भी करी थी और तभी हमें सुबारू का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ वो रो रही होती है और वागुरी से बोलती है कि तुम्हें उस मंकी बार की तरह नहीं लटकना चाहिए था। लेकिन छोटी सी वागुरी कहती है कि तुम उसकी बात कर रही हो, मैं सच बताऊं तो मुझे वो करने में काफी मजा आता है। लेकिन इससे सुबारू और भी ज्यादा रोने लगती है और बोलती है कि तुम्हारे लिए वो काफी खतरनाक हो सकता है, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। उसको इतना रोता देखकर वागुरी बोलती है तो ठीक है, आज से मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी। अब हमें सुबारू को बड़े वाला रूप दिखाया जाता है जहाँ सुबारू सोचती है कि वो सच में काफी ज्यादा सुंदर है और मेरे लिए वो बिल्कुल हीरो है। वो भागकर सीधा वागुरी को हक कर लेती है और बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। यहाँ वागुरी बोलती है कि आखिर तुम्हें ऐसी भी क्या बात करनी है। तो सुबारू बोलती है कि कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हें रिंतारो के साथ रेस्टोरेंट में देखा था और तुम्हारे जाने के बाद मैंने रिंतारो से बात करी थी और मैंने उसे कहा था कि आज के बाद ना तुम वागुरी से मिलना और ना ही बात करना। और ऐसा बोलते के साथ ही वो वागुरी से काफी ज्यादा माफी मांगने लग जाती है। कुछ देर के लिए एकदम सन्नाटा हो जाता है, लेकिन तई वागुरी हंसते हुए बोलती है तुम्हें मेरे से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब कि बिल्कुल भी नहीं है। वो बताती है कि उस दिन जो स्कूल के गेट के बाहर हुआ उसके बाद मैं क्योंकि और छिदोरी के बीच के तनाव को समझने लगी हूँ और समझ भी चुकी हूँ। और देखा जाए तो मैं ही वो वजह हूँ जिसकी वजह से तुम परेशान हो रही हो। तुम मेरी वजह से रेंतारो के पास गई उससे बात करने के लिए। इस पर सुबारू बोलती है कि अगर मैं तुम्हें खुश कर सकूं तो मैं करूंगी, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। इस पर वागुरी बोलती है कि मेरा इतना ध्यान रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और सुबारू समझ नहीं पाती कि आखिर वागुरी उससे माफी क्यों मांग रही है। तभी हमें दोनों के थोड़े स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुबारू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि कोई वागुरी के ज्यादा करीब आए और इसी के चलते वो उन लोगों को दूर करने के लिए प्लानिंग करने लगती थी, चालें चलने लगती थी। उसे पता था ये गलत है और वो खुद भी सोचती थी कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ। बैकग्राउंड में सुबारू की वॉइस आती है और वो बोलती है मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ, मैं कभी भी किसी को उसके करीब नहीं जाने देती हूँ और इसी चलते मैंने उसे आज यहाँ पर बुलाया है। लेकिन वागुरी बहुत अच्छी है, उसने हमेशा मुझे माफ किया है। अब वो वागुरी से बोलती है कि मैंने खुद को काफी चेंज करने की कोशिश करी है, मैं ऐसा एक्ट करती हूँ कि मैं काफी स्ट्रांग हूँ, लेकिन मुझे खुद ऐसा लगता है कि मैं काफी ज्यादा बिगड़ी लड़की हूँ। और ये बोलकर वो काफी ज्यादा रोने लगती है। साथ ही वो वागुरी से काफी माफी मांगे जा रही थी तभी वागुरी उसे पकड़ती है और बोलती है तुम्हें ऐसे रोने की और माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा खेलना चाहिए। और ऐसा वो स्माइल करते हुए बोल रही थी। वो बोलती है कि मैंने इस पर बंदों की तरह काफी दिनों से नहीं लटकी हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए। जब हम ऐसे छोटे थे तब हम ये रोज ही करते थे, लेकिन तब भी तुम काफी ज्यादा डरा करती थी मेरे लिए और मैं तो काफी बार गिर भी जाया करती थी और मुझे काफी ज्यादा दर्द भी होता था। स्वरू बोलती है हाँ मुझे याद है, आखिर तुम ये सब कुछ मुझे अब क्यों बता रही हो। वागुरी बोलती है जब मैं गिर जाया करती थी और जब मुझे दर्द होता था तो तुम रोने लगती थी और काफी जोरों से रोती थी और बोलती थी कि वागुरी तुम्हारा सारा दर्द मुझे मिल जाए। ये सुनकर सुबारू थोड़ा शर्माए लगती है और बोलती है कि तुम मुझे ये वापस से क्यों याद दिला रही हो, ये काफी ज्यादा एम्बेरसिंग है। तभी वागुरी बोलती है कि मैं सच बताऊं तो तुम बचपन से ही काफी ज्यादा अच्छी थी। लेकिन सुबारू बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं सच बताऊं तो मैं बस तुम्हारे ऊपर एक बोझ ही हूँ।
वागुरी बोलती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और काफी ज्यादा अच्छी हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छी हो। अब माहौल थोड़ा अच्छा हो जाता है और वागुरी बोलती है कि तुम्हें याद है जब मैं क्योंकि स्कूल में आई थी तो तुम वो पहली थी जिसने मेरा सपोर्ट किया था। तुम हमेशा ही मेरे साइड थी और इसीलिए मुझे कभी भी किसी की जरूरत पड़ी ही नहीं और मेरी हर जरूरत में तुम थी वो सबसे पहले खड़ी होने वाली। उसकी ये सारी बातें सुनकर सुबारू को भी अब काफी अच्छा फील होता है। सुबारू फील करती है कि मैं वागुरी की मदद कर पा रही हूँ और यही मेरे लिए सबसे अच्छा है और वो दोबारा रोने लगती है। वागुरी बोलती है कि मैंने बचपन से तुम्हें देखा है और तुम काफी ज्यादा अच्छी हो, तो तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और तुम मेरी पहली और सबसे ज्यादा खास दोस्त हो। और ये बात सुनकर सुबारू को काफी अच्छा फील होता है और वो सीधा वागुरी को हक कर लेती है। वो वागुरी से बोलती है कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। जिस पर वागुरी बोलती है हाँ पूछो। तो सुबारू बोलती है कि क्या तुम रेंतारो को पसंद करती हो। वागुरी बोलती है हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। सुबारू बोलती है कि तुम्हें पता है जब मैंने रेंतारो से कहा था कि वो तुमसे ना मिले तो मुझे उसने आंसर में कहा था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर वागुरी थोड़ा ब्लश करने लगती है क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि रेंतारो के अंदर भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। अब सुबारू सोचती है कि मुझे ना वागुरी पे थोड़ा भरोसा रखना चाहिए क्योंकि वो दिल की काफी साफ है। अब दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाता है और दोनों घर जाने लगते हैं। तभी वागुरी के फोन पे एक मैसेज आता है और वो थोड़ी हैरान हो जाती है। सुबारू ये नोटिस करती है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम अचानक से इतनी सीरियस क्यों हो गई। तो वागुरी बताती है कि रेंतारो ने मुझे मैसेज किया है और यहाँ हम रेंतारो को देखते हैं। बेचारा काफी डर रहा होता है। वो सोचता है कि क्या मैंने मैसेज भेजकर सही किया। अब रेंतारो सोचता है कि मुझे शायद सुबारू से बात कर लेनी चाहिए और शायद अभी वो रो रही होगी क्योंकि उस टाइम भी वो रो ही रही थी और अगर कोई लड़की किसी और की वजह से रोए तो उसे उससे सबसे पहले बात कर लेनी चाहिए। और देखा जाए तो उसका कहना कुछ गलत नहीं था, वो तो सिर्फ वागुरी के बारे में ही सोच रही थी। तभी वागुरी सीधा इसे कॉल कर देती है। कॉल देखकर रेंतारो एकदम फट जाती है और वो सोचता है कि इसके लिए तो मैं रेडी ही नहीं था। फिर वो कॉल पिक कर लेता है। कॉल पर वागुरी बोलती है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तो रेंतारो उसे सीधा बोलता है कि मुझे सुबारू से बात करनी है। वागुरी बोलती है अच्छा ऐसी बात है और वो हंसने लगती है और वो बोलती है कि सुबारू मेरे साथी है। सुबारू लो रेंतारो तुमसे बात करना चाहता है। और इससे तो उसकी और ही फट जाती है और वो बोलता है कि क्या वो तुम्हारे ही साथ है। और अब कॉल पे सुबारू बोलती है आखिरकार तुम मुझसे क्या बात करनी है। और रेंतारो की फट जाती है, बहुत ज्यादा फट जाती है। पर वो फिर भी बोलता है कि रेस्टोरेंट में हमने जो बात करी थी मुझे उसी के रिलेटेड बात करनी है। सुबारू बोलती है कि हाँ जरूर तुम कर सकते हो। रेंतारो बोलता है ऐसे नहीं, मैं कॉल पे बात नहीं करूंगा। क्या कल स्कूल के बाद तुम मुझसे मिल सकती हो। और इसके लिए सुबारू मान जाती है। अगले दिन सुबारू एक पार्क में बैठी होती है और तभी वहाँ रेंतारो उससे मिलने आ जाता है। सुबारू पूछती है आखिर तुम मुझसे क्या बात करनी थी। तो रेंतारो इस पर डायरेक्ट बोलता है मुझे ये बताओ कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि जिसकी वजह से तुम मुझे वागुर से बात करने दोगी या उसके साथ टाइम स्पेंड करने दोगी। तब सुबारू काफी वियर्ड तरीके से बोलती है आखिरकार ये कितना वियर्ड क्वेश्चन है, आखिर मैं उसकी मदद थोड़ी हूँ जो तुम मुझसे ये सब कुछ पूछ रहे हो। सुबारू बोलती है कि सच बताऊं तो मैंने तुमसे बिल्कुल गलत कहा था। तुम्हें वागुर से बात ना करने देना मेरी बहुत बड़ी गलती थी और मुझे सच बताना क्या तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया था। तो रेंतारो बोलता है कि आखिरकार मुझे गुस्सा क्यों आएगा जबकि मुझे पता है कि ये सब कुछ तो तुम वागुर के लिए ही कर रही थी। और सच बताऊं तो मुझे तुमसे डर भी लगने लगा है, मतलब कि तुम मुझे काफी खतरनाक लगती हो लेकिन असल में तुम्हारा दिल काफी अच्छा है। तुम अपनी दोस्त वागरी को सिर्फ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और ये चीज मुझे तुम्हारे बारे में काफी अच्छी लगी। ये बात सुनकर सुबारू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अब हमारा लौंडा रेंतारो काफी पोलाइट तरीके से उससे पूछता है मुझे ऐसा क्या करना होगा कि तुम मुझे उससे बात करने दो, उसके साथ टाइम स्पेंड करने दो। और वो काफी रिक्वेस्ट करने लगता है। सुबारू मन में सोचती है ये काफी ज्यादा अच्छा लड़का है और मेरा वो डिसीजन काफी गलत था। और वो बोलती है अगर तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना है तुम लोगों को स्कूल से काफी दूर मिलना होगा और ऐसा कर तुम जब चाहो वागुरी से मिल सकते हो और जितनी बार चाहे उतनी बार उसके साथ घूम सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी एक फुटबॉल आकर रेंतारो को लगती है और हम देखते हैं कि ये तो उसी लड़के ने मारी है जो कि इन्हें पिछली बार रेस्टोरेंट में मिला था। वो लड़का अपनी फुटबॉल लेने आता है और साथ ही बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों काफी अच्छे दोस्त हो। और ये सुनकर दोनों के चेहरे देखने लायक थे। अब लड़का तो यहाँ से चले जाता है तब स्वार बोलती है कि वैसे उसका कहना कुछ गलत भी नहीं था, मुझे लगता है कि हम दोनों को काफी अच्छा दोस्त बन जाना चाहिए। रेंतारो बोलता है कि हाँ मुझे भी इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है, हम ये कर सकते हैं। तो स्वार बोलती है तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। साथियों बताती है कि तुम ना मेरे पहले लड़के दोस्त हो। और ये सुनकर रेंतारो हैरान हो जाता है कि ऐसी लड़की आखिर सिंगल कैसे हो सकती है। रेंतारो दोनों चीजों से हैरान था, उसके पूछने से भी। वो बोलता है कि तुमने एकदम रैंडमली पूछ लिया लेकिन मैं सच में तुम्हारा दोस्त बनना चाहूंगा। रेंतारो बताता है कि जब हम पहली बार मिले थे तुम तो काफी डिफरेंट थी, सेकंड मीटिंग में तुम थोड़ी और डिफरेंट थी और अब तो तुम मुझे काफी ज्यादा अलग लग रही हो। क्या तुम्हें कुछ हुआ है। जिस स्वारू बोलती है कि ये एक सीक्रेट है और ये तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बता सकती।